मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट है उसका कुछ पोर्शन हमने कर लिया था। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको आज हम कवर करेंगे कम्प्लीटली। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो क्या फ़र्क डालते हैं उसके ऊपर, डाइवर्सिटी के ऊपर उनका फ़र्क पड़ता है कैसे। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो समुंदर के पास रहते हैं और जो लोग माउंटेन्स एरिया में रहते हैं उन लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बल्कि उनके कपड़ों या फिर खान पान के पहनावे में भी ही नहीं बल्कि वो लोग जो काम करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन। इस बात को हम समझते हैं। चलिए इस बात को समझें कि कैसे वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर, जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो कैसे प्रभाव डालते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। एक रीजन के अकॉर्डिंग उसका डाइवर्सिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हम इसको जान सकते हैं हमारी कंट्री के दो अलग अलग पार्ट्स के बारे में रीड करके। केरला एंड लद्दाख, हम केरला और लद्दाख है जो उसके बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। आप इंडिया का जो मैप है उसमें देखिए कि लद्दाख और केरल कहाँ पर हैं। कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following। इन दोनों क्षेत्रों की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वह कैसे प्रभावित करती हैं किसको। द फूड पीपल ईट, जो लोग भोजन करते हैं उसको। द क्लॉथ्स दे वियर, जो वो कपड़े पहनते हैं उसको। द वर्क दे डू, और जो वह काम करते हैं उसको कैसे प्रभावित करती है। चलिए रीड करते हैं अभी हम लद्दाख के बारे में। लद्दाख इज़ ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख है वह जम्मू कश्मीर के ईस्ट में रेगिस्तान और पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाका है। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year। यह रेगिस्तानी इलाका और पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पर जो खेती है वह बहुत कम संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो बारिश है वह बिल्कुल भी नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक क्या होता है, बर्फ़ से ढका रहता है। और इस क्षेत्र में क्या है, पेड़ बहुत ही कम उग पाते हैं। देखिए, देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। यहाँ पर बहुत कम पेड़ उग पाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। जो वहाँ पर लोग हैं पीने के पानी के लिए गर्मी के महीनों में क्या करते हैं, पिघलने वाली जो बर्फ़ होती है उस पर डिपेंड करते हैं। पीपल कीप शीप एंड गॉड्स, पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स। जो यहाँ के लोग हैं वो एक ख़ास किस्म की जो बकरी है उसे पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल, यह एक ख़ास किस्म की होती है। बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, ख़ास किस्म की कैसे, क्योंकि ये जो पश्मीना वूल है उसको जो उनसे क्या मिलता है, पश्मीना ऊन मिलती है। किससे मिलती है, इन शीप एंड गॉड से। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। यह जो ऊन है बहुत महंगी होती है, इसलिए पश्मीना शॉल है जो बड़ी महंगी होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गॉड्स एंड सेल दीज टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। जो लद्दाख के लोग होते हैं वह इस ऊन को किसको बेच देते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को। कौन बेचते हैं, लद्दाख के लोग। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर। जो पश्मीना शॉल है वह मुख्यतः कश्मीर में ही बुनी जाती है। अब देखिए, जो लद्दाख के लोग हैं वो कौन से पशुओं को पालते हैं, शीप एंड गोट को। शीप एंड गोट से हमें क्या मिलती है, पश्मीना ऊन मिलती है। लद्दाख के लोग यह किसको बेच देते हैं, इस ऊन को जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को। अब लद्दाख कैसा एरिया है, डेजर्ट है, रेगिस्तानी और माउंटेन्स है वहाँ पर। ठीक है, रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाका है। क्या लद्दाख में खेती पॉसिबल है, लद्दाख में खेती बहुत ही कम पॉसिबल है। द पीपल ईट मील
The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows, and dojos. Yeah, cows. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. जो लद्दाख के लोग हैं वह दूध से जो बने प्रोडक्ट्स हैं जैसे मक्खन, चीज़ मीन्स पनीर, पनीर की तरह होता है जिसको छेना बोला जाता है, एवं मांस खाते हैं। और यहाँ पर जो परिवार हैं वो क्या करते हैं, कुछ गायें, बकरी या याक को पालते हैं, उनके पास होती हैं ये। रेगिस्तानी इलाका होने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर व्यापारी आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ पर कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के जो काफिले हैं उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले क्या करते हैं, ये अपने साथ कुछ स्पाइसेस यानी कि मसाले, रॉ सिल्क, कच्चा रेशम, दरिया या कारपेट्स आदि अपने साथ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट इज बुद्धिज़्म रीच तिब्बत बाय लद्दाख। जो बौद्ध धर्म है वह लद्दाख के रास्ते से तिब्बत पहुंचा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटल तिब्बत। जो लद्दाख है उसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। जो इस्लाम धर्म है उसका परिचय यहाँ पर लगभग 400 साल पहले हुआ। देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर। यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। जो लद्दाख है वहाँ पर बहुत रिच, यहाँ पर ओरल मीन्स मौखिक, ट्रेडिशन मीन्स जैसे संग्रह। यहाँ पर ना लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह होता है। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच एंड ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज़्म। जो तिब्बत का फेमस ग्रंथ है केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। जो उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो केसर सागा है वह कहाँ का ग्रंथ है, तिब्बत का। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है, केसर सागा। ठीक है, अब हम केरल के बारे में पढ़ेंगे। केरल इज़ ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरल है वह भारत के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड। इसको एक तरफ से समुंदर ने घेरा हुआ है, एंड हिल्स ऑन द अदर, और दूसरी तरफ पहाड़ियों ने घेरा हुआ है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डामम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। जो ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर बहुत सारे मसाले जैसे काली मिर्च, पेपर काली मिर्च, क्लोव्स लौंग एंड कार्डामम्स, और कार्डामम्स मीन्स इलायची, ये आर ग्रोन ऑन द हिल्स, यहाँ पर पहाड़ियों पर उगते हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। इन मसालों की वजह से ही यह एरिया फेमस है और इसीलिए यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो इस तरफ आकर्षित हुए हैं। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। जो जेविश मीन्स यहूदी, एंड अरब ट्रेडर्स, और अरब के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वर द फर्स्ट टू कम हेयर, वो सबसे पहले यहाँ केरल आए थे। द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, जो क्राइस्ट का धर्मदूत था, सन थॉमस, इज बिलीव टू हैव कम हेयर nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. अभी देखिए इसने लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म को क्या किया था, इंडिया लेके आया था। कौन, संत थॉमस।
मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर, और अरब से भी बहुत सारे व्यापारी हैं वो यहाँ आए और यहाँ पर सेटल हो गए। इबन बतूता एक नाम है, हु ट्रेवल्ड हेयर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो, जो लगभग 700 साल पहले आया। रोट ए ट्रेवलॉग, उसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा। इन विच, जिसमें ही डिस्क्राइब्स द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम्स, उसने मुसलमानों की लाइफ को डिस्क्राइब किया है। एंड सेज दैट, और कहा, दे वर ए हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, यह बहुत ही इज्जत वाली कम्युनिटी थी, समुदाय थे। कौन? मुस्लिम्स। द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर। और देखिए, जो एक पुर्तगाली है, कौन? वास्को डी गामा, वो भारत आया। कहाँ से? यूरोप से भारत आया। उसने यूरोप से भारत का आने का जो रूट है उसको डिस्कवर किया। किसने? बाय विद ही शिप हेयर। वह देखिए, जो वास्को डी गामा है उसने पानी के जहाज से वह यहाँ पहुँचा, तो पुर्तगालियों ने भी क्या किया, ये यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ता का पता लगा लिया, या वो भी समुद्री रास्ता को जान गई। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। ये सारे जो धर्म हैं यहाँ पर विभिन्न लोगों के धर्मों का पालन हुआ, जैसे यहूदी हो गया, इस्लाम हो गया, ईसाई, हिंदू एंड बौद्ध धर्म शामिल हैं। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets are called चीनावाला। अभी देखिए, जो यहाँ पर फिशिंग है, मछलियों पकड़ने का जो जाल है, वह जाल बिल्कुल जो चीनी जाल है उससे मिलता जुलता है। चीन यानी कि जो लोग चीन के लोग जो मछली पकड़ने के लिए जाल यूज़ करते थे, वह यहाँ पर भी देखिए, जैसे ये जाल आप फिगर में देख रहे हो, यह मछलियों को पकड़ने का जाल है। ऐसा ही जाल यहाँ केरल में लोग यूज़ करते हैं, और ऐसे ही जाल, सेम जाल को चाइना में भी लोग यूज़ करते हैं। और इस जाल को क्या कहते हैं? चीना वाला, यानी कि चीना वाला। इवन द उटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। और जो बर्तन है जो किसके काम आते हैं? तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और जो यह चीन वर्ड है यह चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables। इसमें जो चीन शब्द है इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। जो केरल की उपजाऊ ज़मीन है और जलवायु है वह चावल की खेती के लिए ना बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वह मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, जहाँ पर लद्दाख और केरला अपने जियोग्राफिकल फीचर्स के कारण बहुत अलग हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस। लेकिन जो उनकी जो हिस्ट्री है दोनों रीजन्स की वह बहुत मिलती जुलती है। कैसे? बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़। दोनों ही जो एरिया हैं वहाँ पर क्या किसका प्रभाव पड़ा है? चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स का। चीन और अरब ट्रेडर्स का, दोनों ही एरिया में चीन और अरब के ट्रेडर्स आए हैं। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। अभी देखिए, जो केरल है उसमें मसालों की वजह से व्यापारी वहाँ आए, लेकिन जो लद्दाख है वहाँ पर भी लोग जो व्यापारी हैं वहाँ पर भी उनके कारण वहाँ पर व्यापारी आए। दस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ ए रीजन। इसी तरह जो ज्योग्राफी
इसी तरह जो किसी भी एरिया है उस एरिया पर जो सांस्कृतिक जीवन का, उसके इतिहास और भूगोल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज़ नॉट मेयरली ए थिंग ऑफ द पास्ट। जो अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की ही बात नहीं है, बल्कि आवर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल्सो अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, एंड विद ईच मूव our cultural traditions and way of life slowly become part of new place we are in। हमारे जीवन का जो आधार है वह काम के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जो हम जहाँ पर भी जाते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है और जीने का तरीका है, धीरे धीरे हम जिस नई जगह जाते हैं उस नई जगह का हम हिस्सा बन जाते हैं, और जहाँ हम पहुँचते हैं ठीक उसी तरह हम अपने जो पड़ोस है वहाँ पर अलग अलग जो हमारा समुदाय है, सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जैसे जैसे हम ना किसी नए क्षेत्र में जाते हैं, जो हमारे वहाँ पे पड़ोसी होते हैं या समुदाय के लोग होते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हम उनसे हर रोज़ मिलजुल कर जो भी है काम करते हैं, एक दूसरे के जो रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं या फिर रिचुअल्स हैं, और उनमें हम क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है, हम उनके कस्टम्स को, रीति रिवाज को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को बहुत कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम अगला है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled India, women and men from different cultural, regional backgrounds came together to oppose them. अभी क्या है, देखिए जो भारत की जो विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का जो है सोर्स माना गया है। जब अंग्रेज भारत पर जो राज करते थे तो बहुत सारे धर्म, भाषा और क्षेत्र हैं कि जो महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। किसने लड़ी थी? अंग्रेज। जो भारत इंडियन हैं उन्होंने भारत के जो फ्रीडम के टाइम के दौरान, संग्राम के फ्रीडम के दौरान अलग अलग लोग शामिल थे। उन्होंने क्या हुआ, एक साथ इकट्ठे होकर आंदोलन किया, एक साथ वो जेल में गए और अंग्रेजों का उन्होंने अलग अलग तरीके से विरोध किया। फिर अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वो जो इंडिया के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनमें ना वो फूट डाल सकते हैं। फूट डालने का मतलब ये है कि उन्होंने सोचा कि जो भारत के अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उसके कारण हम इनको आपस में फूट डाल देंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने वह फूट डालने का काम किया। उन्होंने सोचा अगर उन्हें उन लोगों में यह भारतीय में फूट डाल देंगे तो उनका राह चलता रहेगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने फिर उनके साथ यूनिटी दिखाई। लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यूनिटी दिखाई। वो एक साथ हो गए वो सभी। फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से चाहे कितने भी वो लोग क्यों न थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं। अभी यहाँ पर जो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन है उसमें से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। देखिए, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ लव ओ फ्रेंड, in the midst of your happiness remember to shed a tear for us। अभी देखिए ये लाइन्स हैं। The hunter has torn away every single flower to plant a flower in the desert garden, dear friend। Having fallen to bullets we slept in Jallianwala Bagh, to light a lamp on this lonely grave of friend। The blood of Hindus and Muslims flows together today, do soak your robe in this river of blood, dear friend। Some rot in jails while others lie in their graves,
डू शेड ए फ्यू टीयर्स फॉर देम ऑ फ्रेंड। अभी देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी इन्होंने लाइन्स लिखी हुई है। यह किससे रिलेटेड है? यह दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेक्रे। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये लाइन्स लिखी गई थी इन अमृतसर, जो अमृतसर में हुआ था। इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड। जो वहाँ का ब्रिटिश जनरल था उसने क्या किया? फायरिंग का आदेश दे दिया। किसके ऊपर? अनआर्म्ड, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, पीसफुल शांत लोगों। पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंडेड इवन मोर। बहुत लोग मर गए और कुछ लोगों के पास हथियार नहीं थे, कुछ लोग बहुत शांति से वहाँ थे, उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग करवा दी। Men and women, Hindus, Sikh and Muslims, rich and poor had gathered to protect against the British। देखिए वहाँ पर क्या है, जलियांवाला बाग में जो हिंदू, मुस्लिम हैं, सिख हैं, वो सारे वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। कुछ अमीर थे, उनमें कुछ गरीब थे, वो सभी एक साथ इकट्ठे हुए थे ताकि वो ब्रिटिश हैं उनका विरोध कर सकें। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। यह गाना उन लोगों की याद में गाया जाता है, जो किनकी याद में? जो वहाँ पर शहीद हो गए या जिनके ऊपर वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। अभी आप पिक्चर देख रहे हो, पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए दिखाए गए हैं। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere। जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी गीत उभरे और जो सिंबल्स थे वो डाइवर्सिटी के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडा है उसकी कहानी को जानते हो? जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही जो भारत के झंडा है उसकी परिकल्पना की गई थी और इस झंडे को क्या है, सारे भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विरोध किया था उसमें उन्होंने इंडियन फ्लैग का यूज़ किया था। इन दिस बुक In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and customs was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity of India. In what ways does the national anthem describe this unity? अभी देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने अपनी किताब है जो भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यह तो बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के जो लोग हैं उनका विश्वास और अलग अलग उन्होंने जो प्रथाएं हैं वो स्वीकार की हैं, उसकी भावना को वो शो करती हैं। जो यह डाइवर्सिटी है उसने पहचाना और उसको एनकरेज किया। यह जो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की जो डाइवर्सिटी का वर्णन करते हुए कहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। अनेकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो है फ्रेज़ ये है हमें किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और एक और ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करता है, वो क्या है? इंडियाज़ नेशनल एंथम। जो हमारा नेशनल एंथम है वो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ये भी क्या यूनिटी ऑफ इंडिया को शो करता है। ओके, आज हमारा यह है फर्स्ट चैप्टर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस